नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। मॉनसून की पहली शुरुआत बारिश ने एक बार फिर पटना को लबालब कर दिया। जल निकासी के तमाम दावे दुलते नजर आए। 4 घंटे की बारिश में ही 2019 वाला नजारा सड़कों पर उतरने लगा। पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर समझिए। पटना की ये 5 तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं उन दावों की जिन्हें मानसून की शुरुआती बारिश ने ही धो डाला। तस्वीरें भले ही 5 हों, लेकिन ज्यादातर इलाकों का हाल एक जैसा है। ये है पटना का स्टैंड रोड, जहां डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी आवास का नजारा बिल्कुल तालाब जैसा है। जो जल जमाव की ये तस्वीर है वह वाकई में हैरान करती है। वीआईपी इलाका, और वीआईपी इलाके में ये उप मुख्यमंत्री जी का आवास है, रेणु देवी का। और देखिए यहाँ पर किस कदर भीषण जल जमाव, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है। और जल कैदी बनकर रह गई हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास के बाद अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये वो जगह है जहां पूरी सरकार बैठती है, जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस विधानमंडल परिसर में भी पानी ने डेरा जमा रखा है। यहाँ भी पूरा परिसर तालाब में तब्दील है। और ये तस्वीर पहली बार नहीं है, कई बार यही तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और सवाल यही उठता है कि नगर निगम कहाँ रहता है, उसकी चौकसी कहाँ रहती है। अगर इस तरह की तस्वीर बिहार विधानमंडल की होगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजधानी पटना में जो दूसरे इलाके हैं वहां पर किस कदर जल जमाव की समस्या होगी। और वाकई में ये समस्या जो है, ये इसका कोई निदान होता हुआ नहीं दिख पा रहा है, भले ही तमाम दावे कर लिए जा रहे हो हर स्तर पर। विधानमंडल परिसर के बाद अब जरा इस सरकारी बिल्डिंग विश्वेश्वरैया भवन पर भी गौर फरमाइए। विश्वेश्वरैया भवन में पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभाग हैं। यहाँ से निकली फाइलों के जरिए ही विकास का काम जमीन पर उतरता है। लेकिन इस भवन की जमीन का नजारा कैसा है, आप खुद देख सकते हैं। तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इसी सरकारी भवन में स्थित हैं। और सरकारी गाड़ियां जो है देखिए किस कदर पानियों में डूबी हुई हैं। और ये भीषण जल जमाव जो है वाकई में कर्मचारियों के लिए तमाम तरह की दुश्वारियां लेकर आता है। तकरीबन ऐसे ही हालात पटना जीपीओ में भी देखने को मिले। लोकेशन जरूर चेंज था, लेकिन हालात यहाँ भी एक जैसे थे। तकरीबन सुबह के 10 बजे जब कर्मचारी से लेकर अधिकारी ऑफिस पहुँचे तो हाथ में जूता उठाकर पानी में छपाछप करना मजबूरी थी। यहाँ तक कि जीपीओ के डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर उतरे तो सरकारी गाड़ी से, लेकिन हाथ में बैग की बजाय पैरों का जूता था। तो ये हाल है जीपीओ का, जहां आम से लेकर खास लोग सभी परेशान हैं। निचले स्तर से ऊपर के स्तर के कर्मचारी, डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर पटना जीपीओ, इनकी ये गाड़ी है। और ये भी जो है इस भीषण जल जमाव में कार्यालय के अंदर चले गए। बीती रात हुई झमाझम बारिश से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में भी जल जमाव हो गया, जिससे अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जल जमाव की सूचना मिलते ही हरकत में आए अस्पताल प्रशासन ने मोटर चालू कर पानी को बाहर निकाल दिया। बाद में विभाग में तैनात सफाई कर्मियों ने वार्ड की साफ सफाई की। जाहिर तौर पर एक बार फिर बारिश की बूंदों ने पटना के साथ साथ सिस्टम को भी पानी पानी कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। अब खबर तो समझिए कि आखिर पटना के डूबने की वजह क्या है। नालों से सिल्ट का पूरी तरह से सफाई नहीं होना, कई जगह सड़कों से नालों का लेवल ऊपर हो गया है। कई इलाकों में सीवरेज पाइप के लिए खुदाई कर छोड़ दिया गया है। अधिकतर जगहों पर मेन होल नहीं है। कई इलाकों में नालियों पर अतिक्रमण है। राजधानी को जल जमाव से उबारने के लिए 2 जिम्मेदार संस्थान हैं, एक बुडको और पटना नगर निगम। पटना में अगर जल जमाव होता है तो दोनों संस्थाओं की लापरवाही होती है। 2019 में 3 दिनों की बारिश में पटना डूब गया था।
इसका मतलब है कि पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया गया। अगले 3 दिनों तक बिहार में बारिश का अलर्ट है, लिहाजा पटना में जल जमाव का जो खतरा है वो और बढ़ सकता है। ऐसे में सिस्टम को एक्टिव होना होगा। नगर निगम के आयुक्त ने दावा किया था कि 6 घंटे में पानी निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी भी पानी नहीं निकल पाया है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कल राघोपुर में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जिसमें सरकार को लेकर एक दावा था। तेजस्वी के दावों के बीच सत्ता पक्ष ने उसे भी बड़ा दावा ठोक दिया। पूरी खबर देखिए, फिर बयानों के मायनों को समझिए। बिहार की राजनीति को गरमाने वाला ये बड़ा बयान तेजस्वी ने तब दिया जब शुक्रवार को वो अपने चुनावी क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे। तेजस्वी पहुंचे तो थे बाढ़ से कटाव का जायजा लेने, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो दावा किया अब सियासत उसमें दम तलाश रही है। तेजस्वी के जवाब में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनसे बड़ा दावा ठोक दिया है। साथ ही ये भी संकेत दे दिया है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। भैया व्यक्तिगत संपर्क में कोई किसी का रहता, वैसे तो आरजेडी के बहुत सारे विधायक मेरे संपर्क में, तो संपर्क का मतलब फिर दूसरा राजनीतिक बहुत अर्थ निकालना मुनासिब नहीं है। उनके संपर्क में कुछ लोग होंगे, अब हैं कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन होंगे। तो जितने लोग होंगे उनसे ज्यादा विधायक आरजेडी के मेरे संपर्क में, और क्योंकि मेरे संपर्क में है इसलिए दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि हैं संपर्क में। इस तरह का स्तर क्या होगा सर? उस संपर्क का स्तर क्या हो सकता है सर? आने वाले समय में कुछ नया खेल भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, तत्काल कोई खेल की नजर से हम नहीं बोल रहे, हम संपर्क की बात कर रहे हैं। राजनीति में कभी कुछ होता है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तो तेजस्वी के बयान को मुंगेरी लाल का हसीन सपना तक बता दिया। बिहार जब गहरे कोरोना के संक्रमण के संकट से गुजर रहा था, वो बिहार से बाहर थे, और जब वो लौटते हैं तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सनसनी तो फैलाती है, लेकिन वो बाद में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाते हैं। जाहिर तौर पर सियासत में बयानों का मतलब होता है जिसे सियासत सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। तेजस्वी के बयान और उसके बाद बीजेपी जेडीयू के दावों के बीच कांग्रेस और आरजेडी ने एक बार फिर बयानों के जरिए बयान का मतलब समझाने की कोशिश की। देखिए, तेजस्वी जी ने जो बात कही है, मैंने 3 महीना पहले जो कहा था कि 17 विधायक उनके हम लोग के संपर्क में है, मैंने कहा था। और तेजस्वी जी ने कहा है कल राघोपुर में कि 2 से 3 महीने तक ये सरकार का उम्र है, और मैं इस बात पर कायम हूँ कि तेजस्वी जी ने जो बात कही है वो अक्षरशः सत्य बोली है। क्योंकि जिस तरह से जूतम पैजार जनता दल और बीजेपी और हम और वीआईपी में हो रहा है, तो जूतम पैजार का नतीजा ये है कि जनता दल यू के जो विधायक हैं उनके अंदर खलबली मची हुई है। देखिए, आरजेडी एक सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान विधानसभा में, और मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू के किसी नेता कि इस बयान का कोई मतलब है कि आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में, जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसके गठबंधन को बहुमत से मात्र 8-10 सीट कम आई है, तो उसके विधायक तो इंटैक्ट हैं ही, रहेंगे ही। दिक्कत वहाँ है जो छोटी छोटी पार्टियाँ एनडीए में चली गई, जहाँ उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, और सरकार में कई मुद्दों पर आपस में गतिरोध है। इवन जेडीयू और बीजेपी के अंदर भी कई मुद्दों पर मतभेद है। सियासत संभावनाओं का खेल है, लिहाजा किसके दावों में कितना दम है इसके लिए इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और साकेत कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर को समझते हैं। सियासत में बयान की जो टाइमिंग है वो मायने रखती है। तेजस्वी ने एलजीपी में टूट के बीच ये बयान दिया है। तेजस्वी ने 204 दिनों बाद राघोपुर पहुंचे थे, मतलब पूरे कोरोना काल में तेजस्वी अपने चुनावी क्षेत्र की खबर नहीं ली। तेजस्वी ने बयान देकर नया शिगुफा छोड़ दिया, साथ ही सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगा दिया। तेजस्वी ने सरकार गिरने का दावा किया है। इससे पहले भी कई बार ये दावा किया जा चुका है।
2 दिन पहले नीतीश कुमार ने साफ कहा कि कोई विवाद नहीं है। आरसीपी सिंह ने भी साफ कह दिया कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगा। ऐसे में तेजस्वी का बयान मौजूदा वक्त में बहुत मायने नहीं रखता है। इधर पटना में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में पार्टी की रणनीति को बेहतर तरीके से रखने और पार्टी के लाइन को प्रमुखता से उठाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद तेजस्वी ने प्रवक्ताओं को कई निर्देश दिए। तेजस्वी ने प्रवक्ताओं को जेडीयू नेताओं के बयानों का मजबूती से जवाब देने के साथ सरकार की विफलताओं और जनता की परेशानियों को मजबूती से रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बयान देने में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। तेजस्वी ने कल फिर प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। जनता को भरोसा देने के लिए आवाज जानी चाहिए। हर आदमी इस बात को कर नहीं सकता। आज भी मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की कृपा है कि नहीं, हमको भी इसमें आपने शामिल कर लिया। प्रवक्ता का काम है कुछ भरोसे को कायम करने के लिए मर्यादित शब्दों में जदयू की तरह लोगों के गंदे शब्दों का बिना प्रयोग किए जिस तरह वो गाली गलौज करते हैं उस तरह से कभी भी मर्यादा का उल्लंघन राजद न करे, लेकिन जनता से संवाद बना रहे हमारा, ये हमारे प्रवक्ताओं को निर्देश दिया गया है। खबर को समझिए। दरअसल आरजेडी को लेकर लोगों की अवधारणा दूसरी है। तेजस्वी पार्टी की छवि बदलना चाहते हैं, प्रवक्ता पार्टी का स्टैंड रखते हैं, इसलिए आरजेडी ने प्रवक्ताओं को खास निर्देश दिया है। मौजूदा वक्त में वर्चुअल संवाद का महत्व है, इसलिए प्रवक्ताओं को भाषा को लेकर भी निर्देश दिया गया है। आरजेडी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को है, लिहाजा पार्टी एक नई शुरुआत के मूड में नजर आ रही है। इधर एसटीएटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। एसटीएटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बन सकेंगे। अभ्यर्थियों की मांगों पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके आधार पर न्यूनतम उत्तीर्णता के आधार पर क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए योग्य होंगे। एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। एसटीईटी रिजल्ट को लेकर हो रहे हंगामे को शांत करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने एसटीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को मान लिया है। इसके तहत अब एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक। क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका। क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी बनेंगे शिक्षक। न्यूनतम उत्तीर्णता के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थी होंगे योग्य। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बन सकेंगे शिक्षक। इस साल 7वें चरण की होनी है बहाली। कुल 37,440 पदों पर होनी है शिक्षक बहाली। 7वें चरण और उसके बाद की बहाली में मिलेगा मौका। एसटीईटी 2011 के प्रमाण पत्र भी लाइफ टाइम के लिए वैध किया गया। अब एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली का मौका मिलेगा। 2011 के प्रमाण पत्र की अवधि जून 2021 में हो रही थी खत्म। इस फैसले की जानकारी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो भी क्वालिफाई किए हैं वो सब नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, और उतना ही नहीं कि हम लोगों ने यह भी फैसला लिया है कि पात्रता की परीक्षा या पात्रता की जांच एक बार ही होनी चाहिए। इसीलिए एक बार जो पात्रता परीक्षा पास कर जाते हैं वो अब एक तरह से जीवन पर्यंत वो वैलिड रहेगा। 2011 में भी जो हमारे अभ्यर्थी पास किए हैं वो भी आगामी 7वें चरण की नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एक भ्रम की स्थिति हो गई थी या हमारे बहुत सारे छात्र परेशान थे, हम लोगों ने साफ कर दिया है और ये सब के हित का फैसला है।
दरअसल 21 जून को जैसे ही 3 विषयों का STET का रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे थे और क्वालिफाइड होने के बावजूद धांधली का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने मामले के निपटारे का आश्वासन दिया था। पटना से रजनीश कुमार के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब खबर को समझते हैं। फैसले के मुताबिक अब सभी कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी। आगे की नियुक्ति में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। STET प्रमाण पत्र की मान्यता को लाइफ टाइम कर दिया गया है। प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, मतलब आगे अब नियुक्ति में पास करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दरअसल शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अभ्यर्थियों की पक्की नौकरी का भरोसा दिलाया था। अब सभी पास अभ्यर्थियों को बहाली की प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि झारखंड के कोडरमा से फेसबुक के जरिए साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। फेसबुक पर अगर आप भी दिल फेंक बनते हैं तो सावधान हो जाइए। कोडरमा से आई ये कहानी आंखें खोलने वाली है। सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी युवती की आईडी बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में 5 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के गया के 3, नवादा और नालंदा के 1 युवक शामिल हैं। तिलैया में भाड़े के मकान में रहने वाले युवक फेसबुक पर विदेशी युवती बनकर चैटिंग कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। चैटिंग कर पहले दोस्त बनाते थे, फिर महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देते थे। इन्हीं में से एक कुरियर बॉय बनकर कस्टम की अदा करने को कहता था और रकम मिलते ही फेसबुक आईडी बंद कर देते थे। फेसबुक आईडी विदेशी लड़की का बना करके दूसरे इंडियन के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उसे दोस्ती करके चैटिंग करते हैं और एक अकाउंट नंबर में इन लोग पैसा मंगाते थे और पैसा मंगा करके इन लोग ठगी करते थे। खबर को समझिए। साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग नए नए तरीके इजाद कर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहकर ठगी का शिकार करने से होने से बच सकते हैं। किसी भी तरह के ऑफर और लालच में बिल्कुल ना आए। अनजान व्यक्ति से फोन पर बात कर उसके बहकावे में ना आए। अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही किसी भी बैंक खाते में राशि डालें। फेसबुक, ट्विटर आईडी का पासवर्ड स्ट्रांग रखें। सरल पासवर्ड बिल्कुल भी ना रखें। समय समय पर अपना पासवर्ड जरूर बदलें। बैंक कर्मचारी कभी भी फोन कर डिटेल्स नहीं मांगते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नालंदा से बिहार के कुख्यात साइबर अपराधी छोटू चौधरी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने छोटू चौधरी को सारे के बहादुरपुर से गिरफ्तार किया है। छोटू चौधरी पलनी गांव का रहने वाला है। कोरोना काल में उस पर लोगों से ठगी का आरोप है। छोटू चौधरी पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी का आरोप है। छोटू चौधरी बिहार में काम करने वाला सबसे बड़ा साइबर अपराधी है। वहीं छोटू चौधरी गैंग के गुर्गे बिहार, झारखंड के अलावा यूपी, हरियाणा और मुंबई में लोगों से ठगी कर चुके हैं। बिहार, झारखंड में उसके करीब 300 गुर्गे काम कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार से छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। छोटू चौधरी की अगर बात करें तो छोटू चौधरी एक बहुत बड़ा साइबर अपराधी है और जिस तरह से अगर बात करें साइबर क्राइम के मामलों की अगर बात करें तो ये इसके गैंग में तकरीबन 300 से ज़्यादा गुर्गे हैं जो इस तरह के साइबर मामलों को अंजाम देता है। जिस तरह से अगर बात करें कोरोना काल की, अगर बात करें कोरोना काल के दौरान में राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मुंबई, यहाँ के लोगों को तकरीबन कई दर्जन लोगों को बाकायदा इसने चूना लगाया। और जिस तरह से अगर बात करें कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल के दौरान जब मेडिकल उपकरणों की कमी हो गई थी, जिस वक्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी हुई थी, उस वक्त में ये बिहार से राजधानी दिल्ली वासियों को चूना लगा रहा था, मुंबई वासियों को चूना लगा रहा था, उत्तर प्रदेश में ये इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा था। और इसके अगर टीम की बात करें तो इसके टीम में तकरीबन 300 से ज़्यादा गुर्गे हैं जो इस तरह के साइबर अपराध के मामलों को अंजाम देते हैं।
पिछले कुछ समय पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने इसके कई गुर्गों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो मिली उन लोगों से मिली जानकारी के आधार पर ही फिर से बिहार जाकर के क्राइम ब्रांच टीम पहुंची और वहां जाकर के छोटू चौधरी को तलाशा और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम अभी बिहार में ही है और जल्द ही उसे राजधानी दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से वो और उसके गुर्गे इस साइबर क्राइम के मामलों को अंजाम देता था। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने अयोध्या में श्रीमद् भगवत की कथा कही है। पूर्व डीजीपी के कथा वाचन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे बर की एक एक कण की याद आ रही है उधो, मुझे याद आई है मैया यशोदा की, मुझे याद रही है नंद बाबा की, मुझे याद आ रही है अपने गैयों की, मुझे याद आ रही है उन बछड़ों की, मुझे याद आ रही है उन गोपियों की, मुझे याद आ रही है उन वृक्ष लताओं पुष्पों की। और ब्रज की याद इतनी पीड़ा दे रही है, मुझे लगता है ये सब लोग मुझे बहुत याद करते हैं। गोपियां मुझे याद करती हैं, मैया मेरी याद कर रही है, मेरे बाबा मुझे याद कर रहे हैं, ग्वाल बाल मुझे याद कर रहे हैं, गायें मुझे याद कर रही हैं, बछड़े मुझे याद कर रहे हैं। वहां के नदियां, सरोवर, तालाब, गुड़, सब वृक्ष, लता, पुष्प सब मुझको याद कर रहे हैं। उनके याद से, उनके स्मरण करने से मेरे मन में उनका स्मरण हो रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कैसे दूर होगा। कहा एक बार जाओ, सबको समझा कर आओ। अगर मुझे वो स्मरण करना बंद कर दे तो मेरे मन में पीड़ा भी बंद हो जाएगी। खबर को समझिए। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। बिहार चुनाव 2020 के वक्त गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी से वीआरएस लिया था। वीआरएस के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति ज्वाइन की थी। गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए। चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला। अब गुप्तेश्वर पांडे नई भूमिका में हैं। तो फिलहाल खबर तो समझिए में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन प्रेजेंट